नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा निकाली गई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई वैकेंसी आ गई है और आज की वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए और कब तक इसकी डेट्स हैं। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बेंद्र हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है और भारतीय रेलवे का लोगो इधर लगा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका जो नोटिफिकेशन नंबर है यानी कि CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4/24 आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है दूसरे पेज में कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है 40 पेज की है। हालांकि हम लोग 40 पेज तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में वो हम लोग ज़रूर कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है किस चीज़ की निकली हुई है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पारामेडिकल, तो ये वैकेंसी पारामेडिकल की निकली हुई है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 17/8/24 से शुरू हो रही है, यानी कि कल बीच परसों से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट जो इसकी है अप्लाई की, वो आपको 16 सितंबर 2024 है, यानी कि पूरे 1 महीने का समय आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। बट आप सभी को पता है कि लास्ट डेट्स में रश आवर हो जाता है, काफ़ी सर्वर बिजी हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप पहले ही समय में, जैसे मान लीजिए 17 से शुरू हो रहा है तो 17, 18, 19, 20 कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना पहले करेंगे उतना अच्छा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपको डेट ऑफ मॉडिफिकेशन मिल जाता है। मतलब अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती करते हैं तो उसको सुधार करने के लिए आपको 17 सितंबर 2024 से लेकर के 26 सितंबर 2024 के बीच लगभग 1 हफ्ते का समय आपको दिया जा रहा है। इस बीच आप अपना फॉर्म में जो भी गलत चीज़ें भरते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा आप सभी को बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज़ें रजिस्ट्रेशन में आप दिखाते हैं, जो डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन में भरते हैं, वो नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन में चेंजेबल नहीं होती हैं, वो एडिट आप नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर भी आपको, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि प्लीज़ नोट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम फॉर्म एंड चूजन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय जो आप डिटेल्स भरेंगे उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी गलती ना हो, तो सबसे बढ़िया बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या क्या वैकेंसी निकली है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा जो वैकेंसी का डिटेल्स वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। मतलब 40 पेज में से जो हमारा पहला पेज है ना, लगभग उसी में आपको सारी डिटेल्स, लगभग सारी डिटेल्स मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या पोस्ट है, तो कुल मिला करके यहाँ पे 20 पोस्ट हैं अलग अलग, जिसमें अगर देखेंगे तो पहला पोस्ट डाइटिशियन का है जो कि लेवल 7 का है। फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, ये भी लेवल 7 का है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट लेवल 6 की नौकरी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सारे पोस्ट जो हैं वो लेवल 6 के अंदर आते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट लेवल 5, मतलब लेवल 2 से लेकर के फील्ड वर्कर का पोस्ट जो है लेवल 2 का है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 ये लेवल 3 का है। देखा जाए तो लगभग सारे पोस्ट बहुत ही शानदार हैं। मतलब लेवल 5, 6, 7 की नौकरी ज़्यादा है इसमें, तो सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी दोस्तों, इतना जान लीजिए आप। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ कि किस वैकेंसी के लिए आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेडिकल स्टैंडर्ड अपना देख लीजिएगा आप किस में आ रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है कि सभी वैकेंसी के लिए देखिएगा तो अलग अलग एज लिमिट रखी गई है एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी सभी में अलग अलग है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 713 वैकेंसी है। फिर फार्मासिस्ट की वैकेंसी में आपको 246 वैकेंसी है।
तो ज़्यादा नंबर में ये 2 वैकेंसी दिखती हैं और फिर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी में भी आपको 126 सीटें दिख जाती हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो टोटल 1376 वैकेंसी है जो कि ऑल इंडिया पे निकाली गई है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जब वैकेंसी निकली है दोस्तों और आप एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस नोटिफिकेशन में। तो आपको जो और इम्पोर्टेंट चीज़ इस वैकेंसी से रिलेटेड हमें देखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर पेज में फिर आपको मिल जाता है एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 1/1/2025 को कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी कि जो अपर एज की जो कट ऑफ डेट है और जो लोअर एज की जो कट ऑफ डेट है वो दोनों ही 1/1/2025 रखी गई है। तो जैसा कि अगर आप सीरियल नंबर देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 की जो एज लिमिट है वो 18 से 33 है, यानी कि लोअर एज लिमिट में अगर आप देखा जाए तो 1/1/2007 और अपर एज लिमिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2/1/1992 जनरल EWS के लिए, 2/1/1989 OBC NCL के लिए मतलब OBC के लिए, और ST के लिए 2/1/1987। मतलब इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? मतलब 1/1/2007 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, जैसे 1/2/2007 हो गया, 1/3/2007 हो गया, या 1/1/2008 हो गया, तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। ठीक है, वहीं अगर आपकी एज जो है वो आपका जन्म तिथि जो है, मान लीजिए जैसे आप जनरल कास्ट से हैं एंड आपकी जन्म तिथि 1/1/1993 है, तो आप इसको नहीं भर सकते। मतलब 1992 से पहले वाले लोग नहीं भर सकते और 2007 के बाद वाले नहीं भर सकते। ये जनरल के लिए हो गया। OBC के लिए 1989 से पहले वाले लोग नहीं भर सकते और ST SC के लिए 1987 से पहले वाले लोग नहीं भर सकते। जो सीरियल नंबर 2 है, जो सीरियल नंबर 2 है उस वैकेंसी के लिए 18 से 36 की एज लिमिट रखी गई है, और उसमें भी जैसे आपको पता है जनरल के लिए कोई छूट नहीं मिलती। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 36 हो गई। उसके बाद आपको 3 साल OBC को छूट मिलती है, यानी कि 39 हो गई, और ST SC वाले हमारे साथियों को 5 साल की छूट मिलती है, तो आपको 41 साल हो गई। तो ये एज लिमिट हो गई आपकी। इसी तरह से आप सभी का देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एज लिमिट है आप यहाँ पे देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल की जो छूट मिलती है वो अलग अलग सभी कैटेगरीज को इसी प्रकार से छूट मिलने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इस वैकेंसी को भरने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, तो आप देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोला गया है। हालांकि नीचे डिटेल्स में आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है। कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजाइट मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन एनेक्सर ए। आगे आपको नीचे मैं बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। बट नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो एग्जामिनेशन फ़ी जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल OBC को 500 रुपये फ़ी लगता है, जो कि 400 जिसमें से रिफंडेबल होता है एग्ज़ाम के बाद, और ST SC एक सर्विसमैन PWBD दिव्यांगजन मतलब हमारे साथी फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सभी का 250 रुपये फ़ी लगने वाला है, जिसमें से कि 250 पूरा का पूरा रिफंडेबल इनका होता है। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे की सारी वैकेंसी में यही होता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम लोग को जो इसका सिलेबस है और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि आपका 1.5 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए 13.4 नंबर में आपको लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT। मतलब एक ही एग्जाम होने वाला, इसमें 2-3 एग्जाम नहीं होने वाले। सिंगल स्टेज CBT विल बी 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, एंड 120 मिनट फॉर PWBD क्वेश्चन कैंडिडेट, मतलब जो दिव्यांगजन होंगे उनके लिए 120 मिनट का समय मिलेगा, और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट का समय आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। और ये 100 क्वेश्चन का जो आपका सिलेबस है वो क्या होने वाला है, तो 70 नंबर तो आपको प्रोफेशनल एबिलिटी से, मतलब जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी उससे आपको 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और GA के बारे में, मतलब जनरल अवेयर में सामान्य ज्ञान के बारे में अगर समझ लीजिए, सामान्य अध्ययन से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मैथ रीजनिंग दोनों मिला के पूछे जाएंगे, और साइंस से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो निगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 1/3 होने वाली है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि 1/3 निगेटिव मार्किंग
रहेगी तो मतलब जो क्वेश्चन आता होगा वही बनाइएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ये आरआरबी बोर्ड की वेबसाइट लिंक्स दी हुई है। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में मिल जाता है। एनेक्सर ए जो 19 नंबर पेज है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें आपको सारे पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन मिल जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 7 की जो नौकरी है, इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 से शुरू होता है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग, मतलब जीएनएम होना चाहिए आपका, 3 साल का कम से कम जीएनएम होना चाहिए, या अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बीएससी नर्सिंग। Note, the Indian Nursing Council has also laid down certain special concessions for the above courses in respect to of auxiliary nurse, midwives and B grade nurses by way of reduced course period etc. Candidates obtaining the qualification prescribed above under these concessions will also be eligible for recruitment। तो ये बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग वालों को कुछ इसमें छूट दिया जाता है, वो लोग भी इसको भर सकते हैं। हालांकि ये मेनली जीएनएम वाले भर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग वालों को देख लीजिएगा कि उन लोग को एलिजिबल दे रहा है कि नहीं, तो वो अभी भर सकते हैं। ठीक है। जो कार्डियक टेक्नीशियन है ये लेवल 4 की वैकेंसी है। ठीक है आपको, तो कार्डियक टेक्नीशियन के लिए क्या होने वाला है, तो हायर सेकेंडरी 10+2 इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ऑफ ईसीजी होल्टर एंड टीएमटी कैंडिडेट ट्रेंड इन इकोकार्डियोग्राफी इज़ प्रीफरेबल। मतलब आपको देखिए आईएससी होना चाहिए, मतलब साइंस से आपने इंटर किया हुआ होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी। ठीक है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ये लेवल 6 की नौकरी है, इसके लिए मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद आपका ईसीजी टेक्नीशियन तो वही 10+2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइंस सेविंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी, तो वही मतलब डिप्लोमा तो होना ही चाहिए दोस्तों, ये ऐसा पोस्ट है। जो फील्ड वर्कर की वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए साइंस से विथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री। मतलब आपका जो आईएससी आपने कर रखा है तो उसमें अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो भी आप भर सकते हैं, या बायोलॉजी है तो भी आप भर सकते हैं। जैसे पीसीएम वाले नॉर्मली जो होता है तो बहुत सारी वैकेंसी नहीं भर पाते, लेकिन यहाँ पे भर पाएंगे। पीसीबी वाले भी भर पाएंगे, पीसीएमबी वाले भी भर सकेंगे और पीसीएम वाले भी इसको भर सकेंगे। तो कोई डाउट इसमें नहीं है कि जो साइंस से पढ़े हैं, इंटर किया है जिन्होंने आईएससी, वो सभी इसको भर सकते हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो बीएससी हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स प्लस ए 1 ईयर डिप्लोमा, मतलब वही डिप्लोमा तो फिर चाहिए ही चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, और फिर बीएससी में आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है तो बहुत अच्छी बात है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 12th होना चाहिए साइंस से, प्लस में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, मतलब डीएमएलटी होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकेंगे। फिर परफ्यूजनिस्ट क्या है भाई, तो इसमें बीएससी डिप्लोमा इन वही परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। साइकोथेरेपिस्ट में क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपी चाहिए। मतलब जो पोस्ट है सिंपली दोस्तों उसमें उसके हिसाब से आपको डिप्लोमा चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। एक सिंपल वैकेंसी आपकी जो फील्ड वर्कर की थी वही ऐसी वैकेंसी अकेले है जिसमें कि आपको कोई लाम लिफाफ नहीं है, नॉर्मली आपने आईसी कर रखा है तो आप उसको भर सकेंगे। आगे देख लेते हैं और कोई ऐसी वैकेंसी है क्या। नहीं भाई, ऐसी सभी में डिग्री डिप्लोमा चाहिए, तो हाँ डिग्री डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए। तो ये रही टोटल वैकेंसी क्वालिफ़िकेशन इनकी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको रेलवे बोर्ड वाइज किस बोर्ड में किस जोन में कितनी वैकेंसी वो यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ये सब आपको बाद में आराम से देखने वाली चीज़ें हैं कि आप कहाँ भरना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में नहीं कर पाऊँगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वही हम इसमें कवर करने वाले थे, तो हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है जो आपको ज़रूरी थी इस वैकेंसी को भरने के लिए। एंड मुझे लगता है अगर आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है दोस्तों तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी सहायता करूंगा आपकी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।